Hello everyone, a very warm welcome to all. This is your channel Agrase and I am your educator Shivanshi Agrawal. So today we are going to start with one of my favorite poem Aunt Jennifer's Tigers by Adrian Rich. तो अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ क्विक ओवरव्यू दैट इस चैप्टर के साथ हम किस तरह से डील करने वाले हैं, इसको कैसे हम कवर करेंगे. सो वी विल कवर दिस चैप्टर ना इन 4 phases. वेरी फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द पोएट. सबसे पहले हम पोएट को जानेंगे कि उनकी मेंटालिटी क्या रही है, उनके माइंडसेट को समझेंगे कि उन्होंने ये पोएम आखिर लिखा क्यों है. देन वी विल गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. ये इंट्रो वही होगा जो आप एज अ सेंट्रल आइडिया अपने एग्ज़ाम में रखोगे और इससे हमें इसका जनरल अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगा कि आखिर इस पोएम को लिखा क्यों गया है. आफ्टर दिस वी विल मूव टुवार्ड्स द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, जहाँ आपको इसका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में मैं प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी. एंड एट द एंड वी विल स्टडी पोएटिक डिवाइस. और ऑफ कोर्स ये पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं ये क्लास 12th के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले हैं, बट हाँ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, जो टेट सेट और नेट जैसे एग्जाम देने वाले हैं, टीचिंग फील्ड में जाने वाले हैं, ये उनके लिए हेल्पफुल होगा. बाकी अभी इस वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट रखने वाली हूँ, तो अभी सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पोइट के बारे में बताऊँगी और इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दूँगी. और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन, जिसे हम सेंट्रल आइडिया की तरह यूज़ करेंगे, उसको और पोएटिक डिवाइस को कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द एड्रिन रिच. तो वेरी फर्स्ट अगर मैं इसमें आपको एड्रिन रिच के बारे में बताऊँ तो एड्रिन रिच, जिसका आप टाइम पीरियड देख पा रहे हो 1929 टू 2012. इनका बर्थ 1929 में हुआ था और ये 2012 में इनका डेथ हो गया था. एड्रिन रिच वॉज अ अमेरिकन पोइट, एसिस्ट और फेमिनिस्ट. जो आपकी एड्रिन रिच थी वो अमेरिकन पोइट रही है, एसिस्ट रही हैं और फेमिनिस्ट रही हैं. अच्छा, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फेमिनिज्म, कि फेमिनिज्म क्या होता है, तो ऐसे पर्सन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं फीमेल्स के फेवर में, वो फेमिनिस्ट कहलाते हैं. फेमिनिस्ट आप ऐसे मान सकते हो कि फेमिनिस्ट एक आइडिया है. अच्छा, रिमेंबर दैट फेमिनिज्म ना ये फीमेल या मेल से रिलेट नहीं करता है ना. कोई फेमिनिज्म अगर बोलता है तो वो एक मेल या बॉय भी हो सकता है, जो इक्वल राइट्स की बात करता हो, जो रिस्पेक्ट की बात करता हो, ऐसे लोग फेमिनिस्ट कहलाते हैं. ठीक है. वेल, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड और इन्फ्लुएंस्ड पोएम. अब मैं इस पोएम को इन्फ्लुएंस्ड पोएम क्यों बोल रही हूँ, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एड्रिन रिच ने आपको इन्फ्लुएंस किया है, आपको गाइड करते हुए दिखती है वो. सी जस्ट टॉक अबाउट द वुमेंस एक्सपीरियंस, कि उनका लाइफ में, उनका मैरिड लाइफ में क्या एक्सपीरियंस रहा है. ऑल्सो एक्सप्रेस वुमेंस इनर फीलिंग, कि उनकी इनर फीलिंग क्या होती है जब वो किसी टॉक्सिक मैरिड लाइफ में फंस जाती हैं. उनके व्यूज़ क्या होते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड जो है वो डोमिनेटेड नेचर के हैं, उनके पार्टनर जो हैं वो थोड़ी एग्रेसिव मोड के हैं. सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया ऑफ द पोएम. अभी आपको, अगर आप देख पा रहे हो, ये पोएम ना बहुत ही छोटा है. ये केवल 3 स्टैंजा में डिवाइड है, लेकिन काफ़ी डीप मीनिंग रखता है. तो इसको हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इसके लाइंस हैं उससे ज़्यादा इनके मीनिंग्स जो निकलते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है. सो लेट्स बिगिन. इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा आप देख पा रहे हो, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. यहाँ पे जो आंट जेनिफर के टाइगर है, अच्छा मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ पे एक कैरेक्टर यूज़ किया गया है आंट जेनिफर. ठीक है, यहाँ पे एड्रिन रिच ने एक कैरेक्टर यूज़ किया है आंट जेनिफर. ये आंट जेनिफर कर क्या रही है, तो ये आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं. एम्ब्रॉयडरी इन द सेंस वो कढ़ाई कर रही हैं. और कढ़ाई भी किस चीज़ की कर रही है, तो वो एक उस कपड़े में ना एक टाइगर को बना रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक एड्रिन रिच ने यहाँ पे क्या किया है, एक कैरेक्टर लिया है आंट जेनिफर, और ये आंट जेनिफर क्या कर रही हैं, एक कपड़े में कढ़ाई कर रही हैं, एक टाइगर को बना रही हैं. ठीक है, अभी देखते हैं. आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो आंट जेनिफर का टाइगर है वो प्रांस कर रहा है. प्रांस मीन्स होता है एक रॉयल वॉक कर रहा है, प्राउडली चल रहा है, या वैसे इसका मीनिंग कूदना होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस निकल रहा है चलना या अपनी रॉयल्टी को दिखाना. तो जैसे टाइगर्स चलते हैं ना एक प्राउड में, ये उसके लिए बोल रहा है. तो जो आंट जेनिफर का टाइगर है वो क्या कर रहा है, प्रांस कर रहा है अक्रॉस अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, मतलब एक कपड़े पे, जिस कपड़े वो बना रही हैं वो किस तरह से दिख रहा है कि टाइगर जो है वो उनका प्रांस कर रहा है, बहुत ही रॉयल वॉक में चल रहा है. ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ ग्रीन वर्ल्ड. यहाँ पे टोपाज का मतलब होता है अ येलोइश शाइनिंग पत्थर, है ना. एक स्टोन होगा, शाइनिंग पत्थर होगा
यहाँ पे उससे कंपेयर किया गया टाइगर को, मतलब वो एक ऐसा टाइगर बनाया है जो ये ब्राइट टोपास की तरह है, एक येलो पत्थर की तरह दिखाई दे रहा है, इतना शाइन कर रहा है, येलो कलर का है। डेनिजन्स मतलब इनहेबिटेंट्स ऑफ अ ग्रीन वर्ल्ड, जो डेनिजन्स का मतलब होता है इनहेबिटेंट्स या निवास स्थल। इस टाइगर का निवास स्थल क्या है, तो एक डेंस फॉरेस्ट, एक घना जंगल है। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट से है। फर्स्ट 2 लाइन में बोला गया है कि आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो स्क्रीन पर क्या कर रहा है, प्रांस कर रहा है, बहुत ही प्राउडली चलता जा रहा है। और ये टाइगर है कैसा, तो ये बहुत ही एक ब्राइट टोपास की तरह है, जिसका इनहेबिटेंस है, उसका निवास स्थल क्या है, अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब एक घना जंगल। दे डू नॉट फियर, यहाँ तक कि उसको कोई फियर भी नहीं है, उसको कोई डर भी नहीं है। किससे, मैन से। और कौन सा मैन, जो बेनेथ द ट्री, एक ट्री के नीचे बैठा हुआ है। दे पेस इन स्लीक सिवेलरिक सॉरी दे पेस इन स्लीक, यहाँ पे पेस का मतलब है कि वो बस चला जा रहा है। इन स्लीक कहाँ पे, मतलब एक बहुत ही स्मूथली बस वो अपने एक वॉक के साथ चला जा रहा है, जिस वो प्राउडली वॉक में चल रहा है। सिवेलरिक सर्टेनिटी, सिवेलरिक का मतलब होता है बहुत ही हिम्मत के साथ बस वो चला जा रहा है। अच्छा, बेसिक अगर मैं मीनिंग बताऊँ, यहाँ पे सिवेलरिक का मतलब होता है हिम्मत के साथ, लेकिन यहाँ पे सिवेलरिक का मतलब निकल रहा है एक ऐसा पर्सन जो वुमेन की रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा समझोगे तो यहाँ पे आंट जेनिफर ने टाइगर को कंपेयर किया है मैन से, और यहाँ पे वो टाइगर को बेटर बता रही है मैन से। वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि एक तो टाइगर मैन से डरता भी नहीं है, बहुत ही प्राउडली चलता जा रहा है, और दूसरा वहाँ पे वो क्या बोल रही है कि बहुत ही सिवेलरिक नेचर का वो टाइगर है, मतलब वो कहीं ना कहीं एक ऐसा नेचर रखता है जो वुमेन की रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लर्टिंग, आंट जेनिफर के जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रहे हैं, वो काँप रहे हैं थ्रू हर वूल, जब वो ये वूलिंग का काम कर रही है, वो लोग कढ़ाई वाला काम कर रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, मतलब यहाँ तक भी देखा जा रहा है कि वो आइवरी नीडल को भी हार्ड टू पुल, मतलब उस आइवरी नीडल को भी उन्हें पुल करने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आइवरी का मतलब है एलिफेंट के जो दांतों से बना हुआ एक निडल है, एक सुई है। ठीक है, उससे ये क्या कर रही है, वो बुनाई का काम कर रही हैं, वूलिंग का काम कर रही हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आंट जेनिफर के फिंगर्स क्या कर रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं, काँप रहे हैं इस वूलिंग के काम में, और इतने ज़्यादा काँप रहे हैं कि जो आइवरी नीडल है, जो वो हाथियों के दांतों से बना हुआ जो निडल है, उसको भी ना उनको खींचने में, उसको पुल करने में उनको क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, हार्ड लग रहा है उन्हें। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यहाँ पे वो मैसिव वेट बता रही हैं, एक बहुत ही भारी भरकम वेट बता रही है किसका, अंकल्स वेडिंग बैंड का। यहाँ पे अंकल्स वेडिंग बैंड को अगर आप देखोगे तो इसका मतलब है मैरिज रिंग। उनके हस्बैंड का मैरिज रिंग जो है वो उसको एक मैसिव वेट बता रही है, उसको एक बहुत ही भारी भरकम वेट वाली अपनी रिंग को बता रही है। सिट्स हैवनली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो कि क्या है, बहुत ही बुरी तरीके से बैठ चुकी है आंट जेनिफर के हैंड में। यहाँ पे मैं आपको सिंपल समझा पाऊँ तो यहाँ पे आप थोड़ा समझोगे अगर, तो अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब कोई भी वेडिंग रिंग इतना भारी नहीं होता है कि उसको मैसिव वेट या उसको बोझ बोला जाए, लेकिन यहाँ पे आंट जेनिफर उस वेडिंग बैंड को बोझ बोल रही हैं। और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके मैरिज के बाद, आंट जेनिफर के मैरिज के बाद उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना पड़ रहा है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा बुरी हैं या इतनी ज़्यादा मैसिवली उनके हाथ में आ चुकी हैं कि सिट्स हेवनली अपॉन आंट जेनिफर सेंट की अभी उनके हाथों को जकड़ लिया, उनके सपनों को जकड़ लिया है, या उनकी जो भी फ्रीडम होगी अब वो कहीं ना कहीं जकड़ चुकी हैं, बंदिश में आ चुकी है। और अगर अभी मैं जाऊँ लास्ट स्टैंजा पे, अभी आपका लास्ट स्टैंजा बचा है, जहाँ है व्हेन आंट जेनिफर डेड, जब आंट जेनिफर का डेथ होगा, हर टेरिफाइड हैंड्स विल बी लाई, उनके जो टेरिफाइड हैंड्स होंगे, उनके जो डरे हुए अभी हाथ होंगे, वो स्टिल अभी वहीं के वहीं रहेंगे। मतलब आंट जेनिफर का अगर मृत्यु भी हो जाता है फिर भी जो उनके डरे हुए हाथ रहेंगे वो अभी वैसे के वैसे ही रहेंगे। स्टिल रिंग विथ ऑर्डर्स, यहाँ तक कि जो उनका रिंग होगा वो भी ऑर्डर्स के साथ रहेगा। बहुत ऑब्वियस है, जब किसी का डेथ होता है तो उसका हाथ से रिंग वगैरह निकाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आंट जेनिफर बोल रही है कि अभी भी उनका रिंग निकलने के बाद भी जो उस रिंग के ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर्स का मतलब होता है मार्क्स, जो उस रिंग के मार्क्स, जो निशान होंगे वो अभी भी उनके हाथ में कहीं ना कहीं बने हुए आपको दिख जाएंगे। सी वॉज मास्टर्ड बाय, जिसके लिए वो अभी तक जानी गई हैं, मतलब जिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वो जानी गई हैं, उनके मरने के बाद वो वैसी की वैसी ही रहने वाली हैं, मतलब उनके डरे हुए हाथ वैसी की वैसी रहेंगे, और उन डरे हुए हाथों पे जो उनका रिंग था वो भी, उसके मार्क्स भी उनको एज इट इज़ दिखाई देंगे। बट इन द लास्ट 2 लाइन्स
वो क्या बताने की कोशिश कर रही है, द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, वो टाइगर जो उस पैनल पे उन्होंने बनाया हुआ है, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो अभी भी कैसा रहेगा, प्रांसिंग या रॉयल वॉक में चलता रहेगा, प्राउड रहेगा, बिना किसी से डरे बस चलेगा, और अनअफेयर्ड, बिना डरे हुए वो बस आपको दिखाई देगा। इस लास्ट स्टैंजा में वो कहीं ना कहीं बोल रही है कि उनके मरने के बाद उनके हाथ भले ही डरे हुए दिखाई देंगे आपको, या उनके जो फिंगर, जो उनका रिंग था वो भी आपको कहीं ना कहीं उसमें उसके ऑर्डर्स दिखाई देंगे, उनका सब कुछ आपको वैसे ही डरा हुआ दिखेगा, लेकिन उनका जो आर्ट है, जो उन्होंने अभी टाइगर को बनाया था उस पैनल पर, वो आपको वैसे का वैसे ही दिखेगा जैसे कि वो प्रांसिंग कर रहा हो, बस वो रॉयली वॉक कर रहा हो, प्राउडली चलता जा रहा हो और अनअफेयर्ड हो, बिना किसी डरे। तो ये आपका सबसे छोटा और सबसे सिंपल स्टोरी था, सबसे अच्छा पोएम था मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूँ कि इस पूरे के पूरे पोएम में फर्स्ट स्टैंजा में वो क्या बता रहा था, तो फर्स्ट स्टैंजा पे उसने बताया कि आंट जेनिफर ने यहाँ पे टाइगर और मैन को कंपेयर किया था, जहाँ पे उन्होंने बताया कि टाइगर मैन से बेटर होता है, क्योंकि पहली बात तो मैन से डरता नहीं है जैसे आंट जेनिफर अपने हस्बैंड से डर रही हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि वो सिवेलरिक नेचर का है, वो कहीं ना कहीं इस नेचर का है जो मैन की रिस्पेक्ट करना जानता है, वुमन की रिस्पेक्ट करना जानता है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा जहाँ उन्होंने फिंगर्स फ्लर्टिंग के थ्रू आपको क्या बताने की कोशिश किया कि जो वुमन का बॉडी है, वुमेंस बॉडी आर ऑब्जेक्टिफाइड, कि यहाँ पे वुमेंस की बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है और उसको ऐसा बताया जा रहा है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द मैन। आंट जेनिफर को फिजिकली भी इतना ज़्यादा हार्म किया गया होगा कि अभी उनका फिंगर जो है वो फ्लटर कर रहा है, कि वो एक निडल को भी ना खींच नहीं पा रही हैं और अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। इसके अलावा उन्होंने अंकल्स के वेडिंग बैंड को, मतलब अपनी जो मैरिज रिंग होगा उसको भी उन्होंने क्या बताया, एक मैसिव वेट की तरह दिखाया है, एक बहुत ही बोझ की तरह दिखाया है, जो एक पैट्रियार्की सोसाइटी में नॉर्मली वुमेन पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बोझ के तले होने की बात कर रही हैं। और इन द लास्ट स्टैंजा जहाँ पे वो बता रही हैं कि उनकी डेथ के बाद वो भले ही ख़त्म हो जाएंगे लेकिन उनका आर्ट अभी भी जिंदा रहेगा, उनके आर्ट उनकी कहीं ना कहीं उनकी इनर जो फीलिंग्स होगी उसको एक्सप्रेस करता रहेगा। और अगर आप देख पाओगे तो इस लास्ट स्टैंजा में ना सी स्टिल होपफुल, मतलब सी जस्ट फेल्ट ऑप्रेस्ड, उनको पता है कि उनको ऑप्रेस्ड किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, बट सी ऑल्सो फाइंड देयर ओन वे टू शो देयर स्ट्रेंथ थ्रू देयर आर्ट। मतलब आप अपने भी आसपास किसी वुमेन को देखोगे ना, आप अपने मदर को देखोगे, अपने सिस्टर को देखोगे, या अपने आसपास किसी फ्रेंड को देखो, वाइफ को देखो, तो आप देख पाओगे कुछ खाना बनाने में, कुछ आंट जेनिफर की तरह एम्ब्रॉयडरी करने में, कुछ गाना गाने में, या कुछ डायरी वगैरह लिखने में, सारे वुमेंस अपने किसी ना किसी आर्ट के थ्रू अपने इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का ट्राई करते हैं। सो दैट्स इट, मतलब आपका पोएम बस इतना ही था। और ये पोएम इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि इतने सारे हर्डल्स के बाद भी वुमन का एक पॉजिटिव साइड दिखाया गया है कि लास्ट तक वो एक पॉजिटिव वे में किस तरह से चीज़ों को लेती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ योर फीडबैक इज़ सो मीन अलॉट फॉर मी। और बाकी प्लीज़ कमेंट, आपको कहीं पर भी मैंने डाउट क्रिएट किया हो और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, आप बस मुझे कमेंट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।